गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, पिछला हमारा जो अध्याय था, हम बीए फाइनल की बात कर रहे हैं। बीए फाइनल में हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत पहली जो बुक है, उस बुक के अंदर यूरोपीय कंपनियों का आगमन लिखा हुआ है। उन यूरोपीय कंपनियों के अंदर हमने सबसे पहले पिछले अध्याय के अंदर पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया था। यानी पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आते हैं, उसके बाद एक सेकंड कंपनी भारत के अंदर आती है। उस कंपनी का नेम डच होता है, लेकिन उनका भारतीय इतिहास के अंदर कोई खास योगदान नहीं है। अगर अपन कोई आईएएस या पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो शायद यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, लेकिन अगर देखा जाए एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर जो हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उनमें डच कंपनी का कुछ खास योगदान नहीं है, तो अपन एक बार इसको छोड़ देते हैं। तीसरी जो कंपनी आएगी वो आएगी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेजी हुकूमत। अब अंग्रेज भारत में किस प्रकार से आते हैं, उनका हस्तक्षेप क्या रहता है और वो किस प्रकार से सत्ता स्थापित करते हैं, ये अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अंग्रेज भारत में आए और आपको पता होगा कि अंग्रेजों को जितनी सफलता मिली शायद ही किसी अन्य देश को या अन्य कंपनी को मिली हो, क्योंकि अंग्रेजों के पास एक विशाल नौसेना थी। यानी उस जमाने के अंदर अंग्रेजों के पास एक विशाल नौसेना थी और उसी नौसेना के बलबूते पर इसने भारत के अंदर तकरीबन 200 वर्षों तक एक छत्र राज किया। यानी संपूर्ण भारत पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। यहाँ से अनेक प्रकार का जो कच्चा माल था उसका ये अपने वहाँ पर लेके गए और उसी कच्चे माल से उत्पादित वस्तुएं भारत में इन्होंने बेची। इसी कारण क्या हुआ कि उनको दोहरा लाभ हुआ। दोहरा लाभ के अंतर्गत क्या हुआ कि वो कच्चा माल यहाँ से कम खरीदते, यानी कच्चा माल यहाँ से खरीदते और उस माल को इंग्लैंड ले जाकर वहाँ पर उससे उत्पादित करके और भारतीय बाजारों में लाकर बेच देते। तो कच्चा माल कम दरों पर खरीदना और उससे उत्पादित माल को भारतीय बाजार में उच्च दामों पर बेचकर ये दोहरा लाभ कमाते थे। अब ये चीज़ तो सही है कि अपन जब भारत के अंदर वो आ जाएंगे तो सब पढ़ेंगे इसके अंतर्गत उनकी क्या क्या नीति थी, सर्वप्रथम वो कहाँ पर गए, क्या किया। इससे पहले अपन थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। पृष्ठभूमि के अंतर्गत क्या होगा, देखिए, एक व्यक्ति था, शायद आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मार्को पोलो नाम का एक व्यक्ति था। पुराने ज़माने में क्या होता था और अब भी क्या होता है कि दुनिया के अंदर मनोरंजन का एक साधन होता है पर्यटन। हम लोग जब हमारे पास टाइम होता है हम लोग पर्यटन की ओर भागते हैं। तो उस ज़माने में भी अनेकों प्रकार के जो यात्री हुआ करते थे। उनमें आपने सुना होगा हिस्ट्री के अंदर मार्को पोलो है, इब्न बतूता है, अनेकों इतिहासकार भारत के अंदर आए थे। अब जब मार्को पोलो वापस यूरोप में गया तो वहाँ के लोगों को बताया कि जो पूर्व के जो देश हैं वो साधन संपन्न है, वहाँ पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में है। तब यूरोप के जो लोग थे उनमें एक जिज्ञासा जगी। जिज्ञासा जो रिच मैन बनने की जिज्ञासा होती है, जो धनी बनने की जिज्ञासा होती है, तो उसी प्रकार उन लोगों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमें भी पूर्व के देशों में जाकर क्या करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। और उसी लेवल के हिसाब से एक व्यक्ति विलियम फिच, देखिए, विलियम फिच नाम का एक व्यक्ति जो कि भारत आता है और भारतीय घूमकर अपना सारा यात्रा वृत्तांत यूरोपीय लोगों को सुनाता है, इंग्लैंड के लोगों को सुनाता है। इंग्लैंड के लोगों को जब ये अपना यात्रा वृत्तांत सुनाता है तो उन लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्यों न हमें एक बार वहाँ पर जाकर देख कर आना चाहिए और वहाँ पर जो कच्चा माल है उसको अपने यहाँ पर लाकर उसे उत्पादित करके विश्व के अन्य देशों में भेजा जाना चाहिए। इसी लेवल पे विलियम फिच की बातों पे विश्वास करके वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा, यानी व्यापारियों के एक समूह के द्वारा
एक कंपनी बनाएगी, मर्चेंट एडवेंचर कंपनी, MAC, यानी मर्चेंट एडवेंचर कंपनी। ये एक व्यापारियों का समूह था जिसे अब पूर्व के देशों में व्यापार करने के लिए जाना है। मर्चेंट एडवेंचर कंपनी बनाएगी। इस मर्चेंट एडवेंचर कंपनी के सदस्यों ने एक प्रार्थना पत्र तैयार किया और उस प्रार्थना पत्र को लेकर वो चले गए एलिजाबेथ प्रथम के पास, यानी उस समय वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ ने उसे सहमति प्रदान कर दी और नाम दिया EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। एलिजाबेथ के अनुसार EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूर्व के देशों में जाएगी और व्यापार करेगी, और बताया जाता है कि इसे व्यापार करने की अनुमति 15 वर्षों की दी थी, यानी 15 वर्षों तक ये कंपनी पूर्व के देशों में क्या करेगी, व्यापार करेगी। बताते हैं कि इसमें लगभग 24 सदस्य थे। इस प्रकार 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आना है। लेकिन जब ये लोग भारत आएंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि 1600 के अंदर जब ये लोग भारत आएंगे उस समय भारत के अंदर मुगलों का शासन था। किसका शासन था? मुगलों का। उस समय मुगल भारत के अंदर शासन कर रहे थे, और शासन करें की बात करें तो उस समय भारत के अंदर अकबर महान यानी अकबर का राज था। तो सबसे पहले एक व्यक्ति को भेजा गया, उस व्यक्ति का नाम था, देखिए उस व्यक्ति का नाम था जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति जो थलीय मार्ग से आया। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। दो बताऊंगा आपको मैं। जॉन मिल्डन हॉल ये प्रथम व्यक्ति जो भारत आया थलीय मार्ग से। दूसरा व्यक्ति विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस 1608 में आया, ये 1603 में आया। देखिए दो नेम है। जॉन मिल्डन हॉल ये जो व्यक्ति भारत आएगा इसकी दो खास बातें हैं। ये एक तो थलीय मार्ग से आएगा, और दूसरी बात ये कि ये जब भारत आया था तो कंपनी का सदस्य नहीं था, जबकि विलियम हॉकिंस जो था ये EIC का सदस्य था। देखिए गौर से, आपसे एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन कि प्रथम व्यक्ति जो भारत आया जॉन मिल्डन हॉल, जबकि प्रथम व्यक्ति जो EIC का सदस्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी का सदस्य था, विलियम हॉकिंस। देखिए जॉन मिल्डन हॉल जब भारत आया 1603 में, इस समय यहाँ पर शासन था अकबर का, और अकबर ने इसे व्यापार करने की अनुमति प्रदान नहीं दी और ये वापस अपने जैसे चला गया। जबकि विलियम हॉकिंस 1608 के अंदर जब भारत आया तो बताते हैं कि इस समय भारत के अंदर जहांगीर का शासन था। जहांगीर शासन कर रहा था और जहांगीर ने इसे 400 की मनसब दे दी। 400 की मनसब दे दी, लेकिन पुर्तगालियों ने इसका क्या किया, इस समय विरोध किया। अब इसके कुछ समय बाद सर टॉमसरो 1616 में, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जॉन मिल्डन हॉल ये क्या है, प्रथम व्यक्ति, अनुमति नहीं मिली। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय आएगा, लेकिन इसको 400 की मनसब मिलती है, लेकिन पुर्तगाली इसका विरोध करते हैं। उसके बाद सर टॉमसरो कंपनी का सफलतम व्यापारी, कंपनी का EIC का सफलतम व्यापारी
जिसने क्या किया जहांगीर से ये मिलता है अजमेर दुर्ग में। ये अपने राजस्थान के अंदर एक अजमेर दुर्ग है, वहाँ पर ये मिलता है और जहांगीर से कुछ बातें करता है और अंत में जाकर ये व्यापार करने की अनुमति ले लेता है। इसे कंपनी का सफलतम व्यापारी कहते हैं, क्योंकि इसने क्या किया, जहांगीर से वार्तालाप करके और मद्रास के अंदर, कहाँ पर, मद्रास के अंदर, देखिए मद्रास के अंदर व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर ली। और आपको अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा कि अंग्रेजों द्वारा, देखिए अंग्रेजों द्वारा पहली वैधानिक कोठी अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कहाँ खोली गई तो मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर खोली गई, मसूलीपट्टनम में। यानी यहाँ पर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि सर टॉमस रो 1616 अजमेर दुर्ग में जहांगीर से मिलता है, जहांगीर से मिलने के पश्चात ये भारत के अंदर व्यापार करने की अनुमति मांगता है, जहांगीर दे देता है और फिर अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी खोली, जिसे कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। मद्रास के अंदर इन्होंने, अंग्रेजों ने एक सेंट जॉर्ज नाम से एक किला बनवाया। देखिए मद्रास के अंदर फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक दुर्ग बनवाया, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया भारत में प्रथम दुर्ग था, किला था। मद्रास की स्थापना की अगर अपन बात करें तो मद्रास की स्थापना की थी फ्रांसीसी डे ने। देखिए मद्रास की स्थापना फ्रांसीसी डे। आप इसको इस प्रकार से याद रख लेना, मदर्स डे, यानी मदर्स बोलते हैं ना अपन इसको, मदर्स डे, तो फ्रांसीसी डे ने किसकी स्थापना की, मद्रास की। समझ में आया? यानी अंग्रेजों ने सबसे पहले माल मनुहार की, कभी जहांगीर के पास गए, कभी अकबर के पास गए, लेकिन ये कूटनीतिज्ञ बहुत थे, इनके पास अनेकों प्रकार के ऐसे ऑफर थे, जो ऑफर इनको देना था वो उन्होंने दिया। इसके बाद बीजापुर का जो शासक था, गोलकुंडा का जो सुल्तान था, उसने इस अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी, अपने क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसे कंपनी का सुनहरा फरमान बोला जाता है। यानी गोलकुंडा के सुल्तान ने जब इनको व्यापार करने की अनुमति दी तो इसे कंपनी का क्या बोलते हैं, सुनहरा फरमान। अब देखिए आपको मैं अलग अलग तरीके से समझा देता हूँ तीनों की तीनों। देखिए क्या होगा, ये चीज़ मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। विलियम फिच इनको जानकारी प्रोवाइड करवाएगा, उसके बाद जॉन मिल्टन हॉल आएगा, फिर विलियम हॉकिंस आएगा, फिर सर टॉमस रो आएगा, और सर टॉमस रो अजमेर दुर्ग में मिलेगा, व्यापार करने की अनुमति लेगा और भारत के अंदर ही अपना एक तरफ से आधिपत्य स्थापित कर देंगे। देखिए सबसे पहले मद्रास हुआ क्या, देखिए क्या होता है कि कोई विकसित देश होता है। देखिए दो प्रकार की अवधारणाएं होती है, एक विकसित देश, एक विकासशील देश। यानी विकसित देश वो होते हैं जो कि जिनका एक प्रकार से विकास हो चुका है, जिनकी जीडीपी बहुत उच्च होती है, वहाँ पर जो गरीबी का लेवल होता है वो बहुत कम होता है, ग्रोथ उनकी बहुत ज़्यादा रहती है, उनका इकोनॉमिक्स जो पार्ट होता है वो बहुत स्टैंडर्ड का होता है। तो विकसित देश तो वो हुए, और विकासशील देश जैसे भारत है, तो ये क्या होता है कि विकास की राह पर अग्रसर होते हैं, विकास की राह पर चल रहे होते हैं, लेकिन इनका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो जब भी कोई विकसित देश किसी विकासशील देश में जाता है, या जब भी कोई कंपनी या जब भी कोई देश किसी देश को अपना उपनिवेश बनाता है, तो उसके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। दो मुख्य उद्देश्य में सबसे पहला उनका उद्देश्य होता है कच्चा माल को प्राप्त करना, कच्चा माल प्राप्त करना। भी स्वाभाविक सी बात है कि कोई कंपनी या कोई देश या कोई भी अन्य जो अगर
किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र में जाकर व्यापार करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कच्चा माल प्राप्त करना उद्योगों के लिए। और दूसरा इसका मुख्य कारण होता है अपनी संस्कृति का प्रचार करना। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। ये क्या होता है संस्कृति का प्रचार प्रसार? जैसे आपने देखा होगा कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने संपूर्ण विश्व के अंदर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अनेकों देशों में गए। उन्होंने हर प्रकार के हथकंडे अपनाए, यानी उन्होंने युद्ध भी किए, युद्ध करने के पश्चात कहीं पर कुछ, यानी उनको अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, इस्लामीकरण करने के लिए अनेक प्रकार के उन्होंने हथकंडे अपनाए। उसी प्रकार से क्या होता है कि उसी प्रकार अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य तो था कच्चा माल प्राप्त करना। जब कच्चा माल इनका प्राप्त हुआ, आपने ये चीज़ सुनी भी होगी कि अंग्रेज भारतीय धर्म की अवहेलना करते थे, वो भारतीय मूर्ति पूजा आदि का विरोध करते थे, उनके कर्मकांडों का विरोध करते थे। वो एक प्रकार से ईसाईकरण करना चाहते थे अंग्रेज भारतीयों का। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि एक इतिहासकार है, वो कहता है, एक इतिहासकार है ई एल रीच कहता है कि अगर अंग्रेज भारत में धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते, ई एल रीच महोदय क्या कहते हैं, ई एल रीच महोदय कहते हैं कि अगर अंग्रेज भारतीय क्षेत्र में, अगर धार्मिक क्षेत्र में वो अगर हस्तक्षेप नहीं करते तो शायद क्या होता कि वो लोग कभी भी यहाँ से नहीं जा पाते। लेकिन उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया, इसलिए भारतीयों को लगा कि ये अब हमारा क्या कर देंगे, ईसाईकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? ईसाईकरण करेंगे। तब थोड़ा थोड़ा आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति भी इसी लेवल पे हुई थी। अब मद्रास में उनको व्यापार करने की अनुमति मिल गई। देखिए थोड़ा सा इसका अपन डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए एक एंगल बनाते हैं अपन, इधर देखिए सारे, मान के चलो ये मद्रास है, मद्रास, तो मद्रास के अंदर तो सर टॉमस रो व्यापार करने की अनुमति ले ली, व्यापार करने की अनुमति ले ली। कैसे? जहांगीर ने दे दी, मसूलीपट्टनम में अपनी वैधानिक कोठी भी स्थापित कर ली। लेकिन अंग्रेजों की जो लालसा थी वो बहुत बड़ी थी, ये हमारी तरह नहीं थे थोड़ा मिला उसमें अपन रह लेंगे। ये क्या थे? ये उच्च लेवल के थे। इनकी कूटनीतिक चाल ये थी कि इनको पूरे भारत के ऊपर राज करना था। देखिए क्या हुआ, मद्रास जो क्षेत्र था यहाँ पर कच्चा माल बहुत कम था, जबकि ये क्षेत्र था बंगाल वाला। आपको पता होगा कि आज वर्तमान में भारत के अंदर जो पश्चिमी बंगाल है, जिसकी सीएम ममता बनर्जी है, पश्चिमी बंगाल वाला हिस्सा और पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा जो वर्तमान में कहाँ है, यानी बांग्लादेश बोल सकते हो आप उसको, और एक हिस्सा पाकिस्तान के भी पास है इसका थोड़ा हिस्सा। तो बांग्लादेश जिसकी कैपिटल हुआ करती थी ढाका, और ये पूरा का पूरा हिस्सा पहले भारत के अंडर में था, बंगाल वाला हिस्सा। और आपको पता होगा कि बंगाल जो है वो हुगली नदी के किनारे, गंगा नदी, यहाँ पर इसका पानी लगता है, और पानी लगने के कारण यहाँ पर क्या था कि ये एक कच्चे माल का बहुत बड़ा क्षेत्र था। कच्चे माल का क्षेत्र होने के कारण अंग्रेजों की लालसा थी कि उन्होंने मद्रास को तो अपने अंडर में कर लिया, लेकिन क्यों न अब बंगाल को भी अपने अंडर में किया जाए। और इसी के कारण यहाँ पर वो क्या करेंगे, अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर जब अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे तो उनको कुछ न कुछ कठिनाइयाँ भी आएगी। कठिनाइयाँ कैसे आएगी कि आपको पता होगा कि मुगलों के समय बताते हैं कि पूरा का पूरा भारत उन्होंने सूबों में बांट रखा था। किस में बांट रखा था? सूबों में बांट रखा था। और बताते हैं कि औरंगजेब के समय लगभग कितने सूबे थे? 22 सूबे हुआ करते थे। जिस प्रकार से इल्तुतमिश ने अपने समस्त क्षेत्र को इक्ताओं में विभाजित किया और इक्ताओं का अध्यक्ष इक्तेदार, उसी प्रकार मुगलों ने अपने समस्त क्षेत्र को सूबों में बांट दिया और सूबों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सूबेदार। क्या कहलाता था? सूबेदार। समझ में आ रही ना मेरी वाली बात?
अगर किसी को कोई दिक्कत लगे तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका आपको समझा दूंगा। यानी उस समय बंगाल भी एक बहुत बड़ा सूबा हुआ करता था, यानी बंगाल क्या था, सूबा, और शासन किसका, मुगलों का। बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर 17वीं शताब्दी के, यानी 1707 के समथिंग बताते हैं कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा बताते हैं कि मुगल साम्राज्य एक प्रकार से मतलब खत्म सा हो गया था। इसके बाद इनके कोई उत्तराधिकारी ऐसे नहीं थे जो कि एक विशाल मुगल साम्राज्य को संभाल सके। इसी प्रकार दिक्कत आई कि 1707 के अंदर जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उस समय बंगाल का जो सूबेदार हुआ करता था वो था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ये क्या है, सूबेदार, कहाँ का, बंगाल का। गौर से देखना। अब क्या होगा, जब आपको पता होगा कि औरंगजेब जो है ना, उसके ज्यादातर अभियान दक्षिण में रहे, और दक्षिण जो भारत है वो औरंगजेब की कब्रगाह कहलाता है। और आपको पता होगा कि जितने भी मुगल सम्राट थे वो अक्सर क्या करते थे, दक्षिण की ओर उलझे रहते थे। और दक्षिण के जो लोग थे, दक्षिण के जो राजा थे, वो क्या करते, जब ये राजा जाते, जब ये मुगल बादशाह जाते तो एक बार तो इनके अधीनता स्वीकार कर लेते, और जैसे ही उत्तर भारत की ओर लौटते वो अपना कर, नजराना, भेंट आदि देने से मना कर देते थे। और औरंगजेब की बड़ी दिली इच्छा थी दक्षिण भारत को जीतने की, लेकिन वो जैसे ही वहां पर जाता तो बताते हैं कि औरंगजेब की सारी शक्ति दक्षिण भारत में समाप्त हो गई, और दक्षिण भारत में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब ये दक्षिण भारत में गया तो ऊपर के जो राजा थे, यानी उत्तर भारत के जो राजा थे, वो अपने आप को स्वतंत्र करने लग गए थे। आपको ये बात पता भी होगा कि 1704 में, देखिए ये डेट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, 1704 में मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, अपनी जो कैपिटल थी ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद कर ली। मुर्शिदाबाद 1704 में, क्योंकि 1707 में तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। अब मृत्यु होगी तो औरंगजेब तो वैसे ही शक्ति विहीन था, शक्ति उसकी बहुत कमजोर हो रही थी, उत्तर भारत में उसका हस्तक्षेप बहुत कम था। इसीलिए मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित करके कहाँ कर ली, मुर्शिदाबाद कर ली। और मुर्शिदाबाद करने के बाद ये क्या थे, इन्होंने सूबेदार का जो पद, यानी अपने आप में ये जो सूबेदार थे, अब सूबेदार से इन्होंने अपना नाम चेंज करवा के बोला कि अब मैं सूबेदार नहीं हूँ, मैं बंगाल का क्या हूँ, नवाब हूँ। बंगाल का क्या हूँ, नवाब। यानी अपने आप को ये क्या कहलाने लग गए थे, नवाब कहलाने लग गए थे। तो आपको शायद इस बात का पता आभास हो रहा होगा कि औरंगजेब यहाँ पर बिल्कुल नाम मात्र का शासक बचा था, और अभी 1707 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद बंगाल का शासक कौन बन गया, मुर्शिद कुली खां बन गया। कौन बन गया, मुर्शिद कुली खां बन गया। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी 1704 में क्या कर ली, मुर्शिदाबाद कर ली। देखिए मुर्शिद कुली खां के बाद यहाँ का जो शासक बनता है वो शुजाउद्दीन बनता है, शुजाउद्दीन। उसके बाद इसका जो शासक बनता है, बंगाल का जो नवाब बनता है, वो सरफराज बनता है। कौन बनता है, सरफराज बनता है। सरफराज के बाद जो शासक बनता है वो अलीवर्दी खां बनता है, अलीवर्दी। देखिए मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार था औरंगजेब के समय, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, एक विशाल मुगल साम्राज्य पतन की राह पर चल रहा था, उसके कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे कि वो उसको संभाले। लेकिन यहाँ पर बंगाल जो है वो अपने आप में एक साधन संपन्न राज्य हुआ करता था, साधन संपन्न या कच्चे माल के हिसाब से सबसे बेस्ट सूबा था, कच्चे माल के। अब अंग्रेजों की दिली इच्छा थी कि वो किसके ऊपर अधिकार करे, बंगाल के ऊपर, क्योंकि अंग्रेजों की लालसा क्या थी, कच्चा माल प्राप्त करने की। उनको ये पता था कि अगर अपना यहाँ पर अधिकार हो जाएगा तो ये हमें अन्य देशों के साथ भी जोड़ देगा, क्योंकि
कलकत्ता के अंदर एक बंदरगाह है जिसका नाम वर्तमान में चेंज करके कर दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो कलकत्ता जो है वो क्या है, अन्य देशों के साथ सीमा बनाता है। कच्चा माल यहाँ पर बहुत मात्रा में होता है और आपको पता होगा कि ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो जूट जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे पश्चिम बंगाल में होती है। अगर कंट्री की बात करें तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट होती है। तो इसी प्रकार से ये लोग यहाँ पर क्या करना चाहते थे, अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। लेकिन उनके मेन समस्या ये आ रही थी कि ये जो नवाब थे बंगाल के, ये बहुत ताकतवर थे। तो सबसे पहला कौन, मुर्शिद कुली खां, उसके बाद शुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज, उसके बाद अलीवर्दी। अब मैं आपको एक कहावत बताता हूँ, कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, यानी हमारी आपसी फूट ने आपसी कला ने हमारे घर के दरवाजे खोल दिए अंग्रेजों के लिए। हमने लड़ाइयाँ लड़ी किसके लिए, अंग्रेजों का वेलकम करने के लिए। और दिक्कत यही आई, दिक्कत क्या आई, देखिए अलीवर्दी खां क्या था, अब इसके घर में लड़ाई लड़ी जाएगी और इसका फायदा कौन उठाएंगे, अंग्रेज उठाएंगे। कैसे, अलीवर्दी खां जो था इसके कोई लड़का नहीं था और लड़का नहीं होने के कारण इसके 3 लड़कियां थी। अब 3 लड़कियां जो थी उसने क्या किया, अलीवर्दी ने किया कि इसका एक दोहिता था, दोहितर जिसे बोलते हैं सिराजुद्दौला। देखिए सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाना चाहा, लेकिन अब इसकी मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया का शासक शौकत अली जंग। देखिए मैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कैसे। देखिए कुछ तो जहांगीर ने यहाँ पर काम कर दिया, वैधानिक अनुमति दे दी। अब जहांगीर को ये नहीं पता था कि जिस शर्प को तू दूध पिला रहा है कल को वो तेरे को ही काटने वाला है, लेकिन चलो यहाँ पर अनुमति दे दी। अब क्या होगा कि जब सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया अलीवर्दी खां ने, उस समय घसीटी बेगम ने और शौकत अली जंग ने क्या किया, इसका विरोध कर दिया। देखिए इसके सगे संबंधी हैं, घर के सदस्य हैं, ये इसके घर के, ये घसीटी बेगम इसकी मौसी है और शौकत अली जंग इसका भाई है सिराजुद्दौला का। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसका विरोध किया। और विरोध करेंगे तो स्वाभाविक सी बात, अगर इनमें फूट पड़ेगी तो तीसरी शक्ति इसका क्या उठाएगी, फायदा उठाएगी। इसके बाद अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगे तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सभी बच्चों को ढंग से पढ़ना है और इसके नोट्स बनाने हैं। धन्यवाद।